हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा और विश्वास करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आज हम थोड़ा सा भाषा और लिपि को समझते हैं, देखते हैं। देखिए, जब हम कोई चीज़ बोलते हैं, जब हम ध्वनि से, ध्वनि के द्वारा, देखिए भाषा क्या होता है, ये एक माध्यम है। हमें अपने भाव विचारों को व्यक्त करने का क्या है, ये माध्यम है। कम्युनिकेशन करने का एक माध्यम है ये। तो हम जब किसी चीज को बोलते हैं, अपने भावनाओं विचारों को जो है व्यक्त करते हैं, तो वो भाषा हो जाती है। जब वही हम अपनी भावनाओं विचारों को जो है जब लिखते हैं, तो वही लिपि बन जाती है। सीधा सा एकदम देसी सा अर्थ है इसका। तो आइए जरा देखते हैं फिर उन भाषा और लिपि में फिर कैसे लिपियों का क्या विकास हुआ, कहाँ। देखिए, जो लिपि की बात होती है, तो हमारे यहाँ जब आर्य आए तो हमें तभी से हमारे यहाँ ये प्रचलित था कि ब्राह्मी लिपि, क्योंकि ये माना जाता है कि ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ लिपि है। तो ब्राह्मी लिपि जो है आई, तो फिर ब्राह्मी लिपि से हमें करीब जो है बुद्ध के समय में, गौतम बुद्ध के आसपास जो है ये लिपि एक अच्छी से दिखाई देती है। और आपने देखा होगा कि अशोक के अभिलेखों में, आप थोड़ा सा उधर पश्चिम भारत की तरफ जो है, जहाँ पाकिस्तान आज है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आपको खरोष्टी और अरमेई ग्रीक लिपि दिख जाती हैं। लेकिन और जगह पे अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि दिखती है। तो इससे ये होता है कि देखिए उस, और जहाँ हम रुद्रदामन को देखते हैं पहली सदी में, वो उनका जूनागढ़ का अभिलेख संस्कृत में लिखा गया है। भाषाएं भले अशोक की भाषाएं प्राकृत थी, लिपि जो ब्राह्मी थी और भाषा जो लिखा गया तो प्राकृत थी। और जबकि गिरनार में हम देखते हैं रुद्रदामन की जो वो भी लिपि क्या थी, ब्राह्मी थी, जबकि भाषा संस्कृत में लिखा गया। भारत का पहला अभिलेख कहाँ पे, गुजरात में, वो भी रुद्रदामन का। तो अब हम देखते हैं कि अपने लिपियों का विकास कैसे कैसे हम ब्राह्मी से चल के आज देवनागरी पे आ गए हैं। तो आइए अब देखते हैं इस चीजों को। देखिए, ये ब्राह्मी जब टूटी जो है, तो ये ब्राह्मी पहले इसके दो भाग हुए, एक उत्तरी ब्राह्मी हो गया, एक दक्षिणी ब्राह्मी। तो अब दक्षिणी ब्राह्मी को ये देख लीजिए, ये चीज यहाँ से आज भी ऐसे ये अलग आपको दिखेगी, ये दक्षिणी ब्राह्मी। इतना यहाँ पूरा पार्टीशन जो है आप कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि एक तेलुगु लिपि, अब ये किसका भाग है, दक्षिण ब्राह्मी का भाग है ये तेलुगु लिपि। अब ये कलिंग लिपि जो है, कलिंग लिपि का मतलब उड़ीसा में आधा इधर, यहाँ इतना पार्ट जो है ये उड़ीसा का, ये पार्ट जो है ये कलिंग लिपि आप देख रहे हैं। फिर एक ग्रंथ लिपि, देखिए प्रश्न पूछा गया है कि ग्रंथ लिपि किसको कहा जाता है, तो जिसमें आप देख रहे हैं तेलुगु हो गया, तो ये तमिल भाषा यानी तमिलनाडु में कहाँ प्रचलित है, तमिलनाडु में, यानी तमिल के लिए कौन सा लिपि है प्रयोग की जाती है, ग्रंथ लिपि। और इसी से निकला हुआ है एक है मलयालम लिपि। ये कहाँ की भाषा है, केरल की भाषा। मलयालम कहाँ की है, केरल की। जबकि तमिल कहाँ की भाषा है, तमिलनाडु की। तमिलनाडु की भाषा कौन सी है, तमिल है। तो तमिल को के लिए कौन सी लिपि है, ग्रंथ लिपि है। तेलुगु लिपि देखते हैं, तेलुगु एक भाषा है, आंध्र प्रदेश की भाषा है। और कलिंग जो है, तो ये इतना पार्ट जो है आप देखिए उसी समय अलग हो गया जो है, कब, गुप्तों के समय में, यानी जब गुप्त वंश की शुरुआत हो रही थी 320 ईस्वी के आसपास जो है क्या होता है, इसका डिवाइडेशन हो जाता है, उत्तरी ब्राह्मी दक्षिणी ब्राह्मी। अब उत्तरी ब्राह्मी ये पोर्शन हो गया हमारा, दक्षिणी ब्राह्मी ये पोर्शन पूरा हमारा हो गया दक्षिण ब्राह्मी, जिसमें हमें देखिए मुख्य कौन सी दक्षिण ब्राह्मी में, कलिंग लिपि, तेलुगु लिपि जो तेलुगु भाषा है आंध्रा में बोली जाती है, तमिल लिपि जो है तमिल कहाँ पे बोली जाती है, तमिलनाडु में बोली जाती है, मलयालम लिपि कहाँ बोली जाती है, केरल बोली जाती है। और यहाँ कन्नड़ एक छूट गया था, ये कन्नड़ लिपि भी इसमें है। तो ये कन्नड़ कहाँ पे है, कर्नाटक में। तो ये लिपियां यहाँ पे ध्यान दीजिए, तेलुगु, कन्नड़, ग्रंथ लिपि किसके लिए है, तमिल के लिए है, मलयालम लिपि। अब इतना ये दक्षिणी पार्ट हो जाता है, ठीक है। अब फिर आप देखिए, फिर गुप्त लिपि एक प्रचलित होती है, फिर सिद्ध मातृका छठवीं शताब्दी में, फिर कुटिल लिपि आती है। तो फिर कुटिल लिपि में फिर ये क्या करता है, दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक नागरी लिपि होती है और एक होती है शारदा लिपि। तो ये पूरा भाग जो है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये पूरा भाग जो है हमारा, ये शारदा लिपि के अंतर्गत आता है। ये पूरा भाग किस लिपि के अंतर्गत आता है, ये शारदा लिपि के अंतर्गत। अब ये शारदा से टूटा तो जो है ध्यान दीजिएगा, ये पूरा इतना पोर्शन जो है, ये एकदम उत्तरी पोर्शन जो है, जिसमें ये पंजाब वाला, देखिए गुरुमुखी इसीलिए पंजाबियों की है, ये पंजाबियों की है गुरुमुखी लिपि। तो यहाँ से इतना देखिए कि ये हो गया आपका गुरुमुखी हो गया, लहदा हो गया, ये भी पंजाब के यहाँ बोला।
टोकरी लिपि हो गई, कश्मीरी लिपि हो गई। तो ये 4 लिपियां गुरुमुखी, लहदा, टोकरी, कश्मीरी है किससे आई है? ये शारदा से। देखिए यहाँ पे एक नागरी लिपि हो गई आपकी, एक शारदा लिपि हो गई जब कुटिल लिपि टूटी 8वीं 9वीं सदी। तो नागरी लिपि वास्तव में इसकी शुरुआत जो है 9वीं 10वीं शताब्दी से होती है, 9वीं 10वीं शताब्दी से होती है। तब ये फिर जो है टूटती है 2 भागों में। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे शारदा लिपि में कश्मीरी, टोकरी, लहदा और गुरुमुखी ये यहाँ पे। अब इतना पोर्शन जो आपका बच रहा है, इतना पोर्शन, अब इतने पोर्शन में जो है ये वाला पोर्शन, अब ये पोर्शन इतना आपका बचा। अब यही नागरी लिपि, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यही नागरी लिपि में इतना पोर्शन इधर बचता है। तो अब यहाँ पे एक देवनागरी पश्चिमी जो हो गई, पश्चिमी देवनागरी, पश्चिमी में क्या आ गई? देवनागरी हो गई, राजस्थानी हो गई, गुजराती हो गई, महाजनी हो गई, कैथी हो गई। जबकि पूर्वी में बंगला हो गया, असमी हो गया, उड़िया हो गया। तो ये इतना पार्ट जो है पूर्वी में, ये पूर्वी में ये आता है। तो पूर्वी में ये बंगला, असमी, बांग्ला जो है, बांग्ला हो गया, असमी हो गया और उड़िया हो गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा। फिर जब यहाँ से आता है नागरी तो 2 भाग होता है, एक पश्चिमी हो गया, एक पूर्वी हो गया। तो पश्चिमी में आप देखते हैं गुजराती है, राजस्थानी है, गुजराती, राजस्थानी, महाजनी, कैथी ये लिपियां होती है। जबकि यहाँ पे अब शारदा में आप देखते हैं, शारदा लिपि में यहाँ ये ऊपर वाला पार्ट है, ये 4 पार्ट, ये वाला 4 पार्ट, 4 भाग हो गए। जबकि आप यहाँ शुरू में जब उत्तरी दक्षिण लिपि वाली बात होती है तो यहाँ पे आप देखिए तो ये बात हमारे समझ में आ जाती है कि इतिहास अगर हम देखें तो क्लियर करें जो है, तो लगभग हमारे जो 320 तक, 320 ईस्वी तक, 320 ईस्वी तक हमें जहां भी आपको दिखाई देंगे, चाहे वह अभिलेख दिखाई दे, चाहे वह आपके कोई साहित्य दिखाई दे, तो ये जो अभिलेख दिखाई दे, साहित्य दिखाई दे, तो ये समझ लीजिएगा कैसी लिपियां हैं, वो लिपियां ब्राह्मी लिपि है। 320 के बाद, 320 के बाद भी तब आपको डिवाइड करिएगा कि ये लिपि है, वो लिपि है, ऐसी लिपि है, वैसी लिपि है। हाँ, जो इधर फिर ईरानियों के आक्रमण शुरू में हुए हैं, 5वीं शताब्दी में ही हो गए थे, 5 शताब्दी ईसा पूर्व ही हो गए थे। तो ईरानियों के आक्रमण जो है उधर हुए थे, तो उनका कुछ प्रभाव था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आप देखते हैं कि नहीं, यहाँ पे जो है इधर से इस भाग से जो है आक्रमण होता है, तो यहाँ पे कुछ न कुछ प्रभाव था। तो जिसकी वजह से जो है खरोष्टी लिपि, ये खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि जो है, और ग्रीक लिपि, ये जो ग्रीक होती है, ये खरोष्टी, अरमाइक, ग्रीक, ये इधर इतना प्रचलित थी। जो हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला पार्ट था, ये इधर इतना प्रचलित थे। बाकी हर जगह पे आपको कौन दिखाई देगा? ब्राह्मी। उसी ब्राह्मी से सब टूट के आई है। तो हमें ये विश्वास होगा कि आपको ये इतना भाग समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, सिंधु नदी के नाम पे जो है हिंदू पड़ा था। ये जो भारत देश है, भारत देश वास्तव में जो है ये जो हम आप हिंदी देखते हैं, यहाँ से ऐसे सिंधु नदी बहती है जो है, ये पाकिस्तान वाले एरिया से निकल के जाती है। तो सिंधु नदी ऐसे बहती है, ये सिंधु नदी, ये यहाँ से निकलती है सिंधु नदी। तो जो ईरानी इधर आते थे, जो ईरानी आते थे, तो ईरानी जो है इधर के निवासियों के लिए जो है, सिंधु के इस पार के निवासियों के लिए, मतलब सिंधु के इस पार के निवासियों के लिए वो लोग हिंदू का प्रयोग करते थे। तो हिंदू का प्रयोग यानी कि ये निवासियों के लिए, इधर के निवासियों के लिए, ये ईरानी लोग, इधर ईरानी लोग यहाँ के निवासियों के लिए जो है किसका प्रयोग करते थे? हिंदू के लिए। देखिए अभी यहाँ कोई धर्म की बात नहीं, हिंदू का प्रयोग करते थे यहाँ के निवासियों के लिए। तो हिंदू से बिगड़ा रूप आया आपका हिंद। तो यानी कि हिंद, जैसे आप कहते हैं हिंद, अब हिंद में एक प्रत्यय जुड़ गया जो है, ये फारसी प्रत्यय है। ये फारसी प्रत्यय, ध्यान देना, फारसी प्रत्यय जुड़ता है तो ये आपका हिंदी बनता है। हिंदी देखिएगा, हिंदी जो है हिंदी का शब्द नहीं है, ये फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी जो है किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा का नहीं है, क्योंकि प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की बात कही है, तो ये हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की बात कही है प्रताप नारायण मिश्र ने। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये हिंदी किस भाषा का है? फारसी भाषा का है। तो हिंदी का जो प्रयोग होता है वो 2 चीजों के लिए होता है। एक तो यहाँ के निवासियों के लिए, यानी कि ये जो सिंधु के इस पार जो निवास करते थे उनके लिए जो है ये हिंदी। दूसरा ये भाषा के लिए, ठीक है ना।
तो यहाँ एक चीज समझ में आई होगी कि ये भाषा के लिए, अब जैसे इकबाल ने कहा है हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा, हिंदोस्तां हमारा। तो यहाँ पे इकबाल की जो रचना है, इकबाल की ये रचना क्या बताती है? ये बताती है हिंदी यानी यहाँ के निवासी, ये हिंदी बताती है, यहाँ के निवासी बताती है। तो हिंदी वास्तव में भाषा समूह है जिसमें 5 उपभाषाएं हैं, 18 बोलियां। 2011 की भी जनगणना हुई, 21 की जनगणना कोरोना के कारण आ नहीं पाई है। तो उस समय देखते हैं कि हिंदी जो है ये कितने 9 प्रांतों में बोली जाती है, 9 प्रांतों की, और प्लस एक जो है केंद्र शासित प्रदेश की। तो वो 9 प्रांत में हम देख लेते हैं मोटी मोटा कौन कौन सा है। आपका यूपी है, आपका एमपी है, तीसरा आपका हिमाचल हो गया, हिमाचल, चौथा आपका जो है हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, 5 हो गए। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ हो जाएगा बिहार हो जाएगा, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार झारखंड 1 2 3 4 5 6 7 8, और राजस्थान को भी रख लीजिए, कहीं कहीं कश्मीर लिखा है, कहीं कहीं राजस्थान लिखा है, ठीक है। और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। ये 9 राज्यों की जो है भाषा है, प्रमुख भाषा 9 राज्यों की है, और ये जो है एक दिल्ली, तो ये दिल्ली। तो आप यहाँ देखते हैं कि यद्यपि इसको बोलने वाले जो है जिनकी मातृभाषा वो 53 करोड़ है, यानी 7 करोड़ अन्य और लोगों की मातृभाषा कितनी है, वो ये हिंदी मातृभाषा 53 करोड़। हिंदी भाषी जो क्षेत्र का जो जनसंख्या है, हिंदी भाषी क्षेत्र की जनसंख्या है, यानी ये जो 9 प्रांत और एक केंद्र शासित प्रदेश, उनकी जो जनसंख्या है वो 46 करोड़ है, जबकि मातृभाषा कितने लोगों की है? 53 करोड़ लोगों की है। अब थोड़ा सा इनके भाषा और बोली में ही समझ लेते हैं, इन दोनों का अंतर समझ लेते हैं, ये क्या चीज होती है, बोली क्या होता है, भाषा। देखिए बोली जो होती है, बोली एक क्या होती है, जब छोटे से क्षेत्र में बोली जाए, यहाँ क्षेत्र कैसा हो, छोटा क्षेत्र हो, और यहाँ पे इसमें साहित्य की रचना ना हो, ये हो गया बोली। ये बोली को हम क्या कहेंगे? बोली वह भाषा, देखिए रखेंगे भाषा ही, बोली वह भाषा है जो एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है और जिसमें साहित्य की रचना नहीं होती है। अब बोली से थोड़ा सा जब रूप क्या होता है, बड़ा हो जाता है, यानी कि ये बोली के बाद थोड़ा सा रूप क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ये बोली हो गई। अब ये पूरे भाग को हम कहते हैं उपभाषा। क्या कहते हैं? उपभाषा। अब उपभाषा में क्या होता है, उपभाषा में जो है साहित्य की रचनाएं होने लगती हैं, ठीक ना, साहित्य की रचनाएं होने लगती हैं, इसका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, थोड़ा सा इसका क्षेत्र जो है बड़ा हो जाता है। तो ये क्या बन जाती है, यही बोली क्या बन जाती है, उपभाषा बन जाती है। जब इसका क्षेत्र बड़ा हो जाए तो ये क्या हो जाती है, उपभाषा हो जाती है। जब एक बड़े क्षेत्र पे जो है, देखिए अब भाषा क्या है, जब एक बड़े क्षेत्र पे बोली, जब बड़े क्षेत्र पे वो हो गई बोली और ये हो गई उपबोली, उपभाषा। अब ये हो गया आपका भाषा। जब ये बड़े क्षेत्र में बोली जाए और साहित्यकारों द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाए, साहित्यकारों द्वारा जो है मान्यता प्राप्त हो जाए, तो वही क्या बन जाती है, उपभाषा क्या बन जाती है, भाषा बन जाती है। तो दोस्तों हमें विश्वास होगा, आशा और विश्वास होगा कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। जय हिंद।